हैलाइड के टॉपिक को हम कंटिन्यू कर रहे थे और पिछला जो हमारा वीडियो था उसमें हम एल्किल हैलाइड के रासायनिक गुण पढ़ रहे थे और उन रासायनिक गुणों में हमने 4 भागों में पढ़ने का तय किया था, जिसमें से पहला भाग हमने उस दिन पढ़ लिया था, वो था नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो 3 प्रकार की अभिक्रियाएं हमको पढ़नी है। सबसे पहली अभिक्रिया जो है वो विलोपन अभिक्रिया देते हैं एल्किल हैलाइड। सेकेंड, एल्किल हैलाइड धातुओं के साथ कुछ अभिक्रियाएं देंगे और अगला जो हम पढ़ेंगे वो है एल्किल हैलाइडों का अपचयन। तो सबसे पहले हम जो है वो एल्किल हैलाइड की विलोपन अभिक्रिया लेते हैं और उसी से स्टार्ट करते हैं। कोई भी एल्किल हैलाइड हम लेते हैं तो उस एल्किल हैलाइड में हैलोजन और उसके पास वाला, मतलब जिस कार्बन के साथ हैलोजन जुड़ा हुआ है उस कार्बन को हम कहते हैं अल्फा, और उसके पास वाला यानी कि बीटा कार्बन। तो बीटा कार्बन से एक हाइड्रोजन निकल जाता है और अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ हमारा जो हैलोजन है वो निकल जाता है। इस तरह से हाइड्रोजन और हैलोजन दोनों उससे बाहर निकल जाते हैं। ये जो विलोपन है इसको बीटा विलोपन भी कहा जाता है, या इस अभिक्रिया को वी हाइड्रो हैलोजनीकरण भी कहा जाता है। वी हाइड्रो हैलोजनीकरण। मतलब उसमें से हाइड्रोजन का एक परमाणु भी बाहर निकल जाता है और हैलोजन का एक परमाणु भी बाहर निकल जाता है। हाइड्रोजन कहाँ से निकलता है? तो बीटा कार्बन जो होता है वहां से हाइड्रोजन निकल जाता है और एक हैलोजन परमाणु निकल जाता है। और इसी में आगे जाकर जब हम इसकी डिटेल पढ़ेंगे तो हमको एक और चीज पढ़नी है जिसको हम कहते हैं सेटजेफ का नियम। तो ये तीनों चीजें यहाँ विलोपन से रिलेटेड है, वो हमको पढ़नी है। बात एक ही है लेकिन इसको 3 अलग अलग नामों से हम बोल सकते हैं। तो जैसे हमने लिया एक एल्किल हैलाइड, मैं लिख रहा हूँ RCH और CH2C, ये हमारा एल्किल हैलाइड है। और चूंकि इस कार्बन के साथ हैलोजन जुड़ा है और इसलिए उसके पास वाला जो कार्बन है वो कार्बन कहलाता है बीटा कार्बन। उस बीटा कार्बन से जुड़ा हुआ जो हाइड्रोजन है वो और यहाँ जो जुड़ा हुआ हैलोजन है वो दोनों बाहर निकल जाते हैं। और ये अभिक्रिया किसकी उपस्थिति में होती है? तो अगर हम अल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं तो इस प्रकार की अभिक्रिया होती है और हमको एक एल्कीन प्राप्त होता है। और ये प्रश्न एक बहुत ही इंपॉर्टेंट भी बनता है, परीक्षा में कभी कभी आपको पूछा जाता है। इस तरह से एल्किल हैलाइड देगा, उसकी जलीय KOH के साथ अभिक्रिया और एल्किल हैलाइड की अल्कोहलिक KOH के साथ अभिक्रिया, दोनों आपको पूरी करनी है। जलीय KOH के साथ हमने इसको पहले पढ़ लिया था, किस टाइप की रिएक्शन होती है, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं देते हैं। लेकिन अगर हम अल्कोहलिक KOH के साथ उसकी रिएक्शन पढ़ेंगे तो हमें ये विलोपन अभिक्रिया बतानी है और उस विलोपन अभिक्रिया में बीटा कार्बन के साथ जो एक हाइड्रोजन है वो वहां से निकलेगा, एक हैलोजन अम्ल का एक अणु बाहर निकल जाएगा और इस तरह से ये खुद किस में बदल जाएगा? एल्कीन में बदल जाएगा। हमको एल्कीन्स प्राप्त, इसको कहते हैं विलोपन अभिक्रिया। अब अगर यहाँ हमने जो ये पदार्थ लिया है, सपोज कीजिए कि हम 2-ब्यूटिल क्लोराइड लेते हैं और इसकी हम रिएक्शन करना चाहते हैं, या 2-ब्रोमोब्यूटेन लेते हैं और इसकी अल्कोहलिक KOH के साथ हम रिएक्शन कराते हैं, तो क्या संभावनाएं बनेंगी? क्योंकि इसमें हमारे पास बीटा हाइड्रोजन 2 प्रकार के होते हैं। लेफ्ट साइड वाला जो हाइड्रोजन होगा, जो कार्बन होगा, वो भी बीटा होगा और उससे जुड़ा हाइड्रोजन बीटा हाइड्रोजन होगा। इस तरह राइट साइड में जो होगा वो भी बीटा हाइड्रोजन होगा। तो उस कंडीशन में कौन सा बीटा हाइड्रोजन निकलेगा उसके लिए जो नियम दिया उसको कहते हैं सेटजेफ का नियम। तो जब हम 2-ब्रोमोब्यूटेन की बात करें तो ये हो गया हमारे पास CH3CH Br
CH2CH3। ये 2 ब्रोमोब्यूटेन है और उसकी रिएक्शन हम करा रहे हैं अल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में। अब यहाँ संभावना हमारे पास क्या बन रही है कि यहाँ ये जो कार्बन है जिसके साथ जुड़ा हुआ हेलोजन है तो ये अल्फा हो गया, इसलिए इधर कार्बन जो है उसको भी हम बीटा कार्बन बोलेंगे और इस कार्बन को भी हम क्या बोल सकते हैं, बीटा कार्बन बोल सकते हैं। तो अब यहाँ पर हाइड्रोजन कहाँ से निकलेगा, तो उसके लिए यहाँ पर हमारे पास 2 संभावना है। पहली संभावना, अगर इसको मैं बीटा डैश बोल देता हूँ, बीटा डैश कार्बन से अगर हाइड्रोजन निकलता है तो जो कंपाउंड बनेगा वो इस तरह का हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 CH3, यानी कि हमारे पास बनी 1 ब्यूटेन। और अगर हम बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकालते हैं तो हमारे पास जो कंपाउंड बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। तो यहाँ हमारे पास जो कंपाउंड बना वो बना 2 ब्यूटेन। सब्जेक्ट ने ये बताया कि जब इस तरह की संभावना हो कि इस प्रकार के किसी यौगिक में 2 बीटा कार्बन उपस्थित हैं और दोनों से हाइड्रोजन निकल सकता है, तो कौन सा हाइड्रोजन प्राथमिकता के साथ निकलेगा। उसके लिए उन्होंने कहा कि संभावनाएं दोनों की हैं, लेकिन चूंकि इस 2 ब्यूटीन में एल्किल प्रतिस्थापियों की संख्या ज्यादा है, इसलिए एल्किल प्रतिस्थापी ज्यादा वाला कंपाउंड अधिक मात्रा में बनेगा। और उन्होंने कहा कि ये जो इसकी जो यील्ड है वो 81% रहेगी, लगभग 81% 2 ब्यूटीन बनेगा, जबकि 19% क्या बनेगा, 1 ब्यूटीन बनेगा। यानी कि 1 ब्यूटीन बनने की संभावना कम है। वो इसलिए कम है क्योंकि इसमें एल्किल प्रतिस्थापियों की संख्या कम है, जबकि 2 ब्यूटीन बनने की संभावना ज्यादा है। 2 ब्यूटीन ज्यादा मात्रा में बनती है क्योंकि इसमें एल्किल प्रतिस्थापियों की संख्या ज्यादा है, और इसी को कहते हैं सेज्जेप का नियम। तो सेज्जेप का नियम क्या है ये पूछा जाए तब भी आपको ये विलोपन अभिक्रिया देनी है और ये 2 ब्रोमोब्यूटेन का उदाहरण लेकर आपको समझाना है कि किस प्रकार अल्कोहलिक KOH के साथ इसकी रिएक्शन होगी। तो 1 ब्यूटीन जो है उसकी परसेंटेज यील्ड कम होती है, जबकि 2 ब्यूटीन जो है उसकी परसेंटेज यील्ड ज्यादा मात्रा में होती है। तो ये एल्किल हैलाइड की जो रासायनिक गुण है उसमें दूसरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी। और नेक्स्ट हमको जो पढ़ना है वो है एल्किल हैलाइडों की धातुओं के साथ अभिक्रिया। और एल्किल हैलाइडों की धातुओं के साथ जो अभिक्रिया हम पढ़ने जा रहे हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट जो रिएक्शन है वो रिएक्शन नेमिंग रिएक्शन में भी पूछी जाती है और उसका नाम है वुड्स अभिक्रिया। जब वुड्स अभिक्रिया किसकी उपस्थिति में होती है या किसके साथ रिएक्शन से होती है, तो आप याद रखें सोडियम धातु के साथ। जब किसी एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ कराई जाती है तो एल्किल हैलाइड के 2 अणु सोडियम के 2 परमाणुओं के साथ क्रिया करते हैं और इस तरह से दोनों एल्किल समूह जब जुड़ जाएंगे तो हमको उच्च एल्केन प्राप्त होती है। उच्च एल्केन इसलिए बोलते हैं इसमें कि एल्किल समूह में कार्बन परमाणु जितने थे उससे जस्ट क्या हो गए, यहाँ पर डबल हो गए, बढ़ गए। अगर हमने ये दोनों एल्किल हैलाइड अलग अलग लिए हैं तो कार्बन परमाणु की संख्या क्या होगी, इसमें और इसमें। पहले और दूसरे एल्किल हैलाइड के अणु में जितने कार्बन परमाणु हैं उन सब की टोटल के बराबर कार्बन परमाणु हमको यहाँ मिल जाएंगे और इस तरह से ये 2NaX अलग हो जाता है तो उच्च एल्केन प्राप्त होती है। ये नेमिंग रिएक्शन है, नामजद हमको पूछी जाती है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसको याद रखने के लिए आप ऐसे लिख सकते हैं, X की जगह Cl कर दीजिए आप, और इसका नाम हमने पहले क्या रख दिया है, रिंकल नाम रख दिया है। ठीक है, तो रिंकल क्या करती है, नाना करती है ना, दो बार लिख दिया सोडियम, है ना, तो रिंकल नाना करती है। ठीक है,
और नाना करते हुए क्या करती है वो, तो नाना करते हुए भी वो राइट सब कुछ बता देती है। ये एक्स की जगह मैं यहाँ Cl कर देता हूं, है ना। तो रिंकल नाना करते हुए भी सब कुछ राइट बता देती है। तो इस ढंग से हम इसको याद रख सकते हैं वुड्स रिएक्शन को। सेकंड इसकी जो रिएक्शन है वो हमें पढ़नी है, वो है लिथियम के साथ। लिथियम के साथ अभिक्रिया करके ये जो कंपाउंड है वो कार्ब धात्विक यौगिक बनता है। जैसे इसका हम उदाहरण लें तो एथिल ब्रोमाइड लेते हैं और एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया लिथियम धातु के साथ कराई जाती है तो CH3CH2Li प्लस Li, ये जो कंपाउंड बना वो है कार्ब धात्विक यौगिक बोलते हैं। ऐसे यौगिक क्या कहलाते हैं, कार्ब धात्विक यौगिक कहलाते हैं। तो इस तरह से लिथियम के साथ जब इसकी रिएक्शन होगी तो हमको लिथियम का कार्ब धात्विक यौगिक मिलता है। अगली जो इसकी रिएक्शन है वो है जिंक के साथ। जब इसमें भी हम यही उदाहरण लेते हैं CH3CH2Br एथिल ब्रोमाइड, और एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया करा रहे हैं हम किसके साथ, जिंक के साथ करा रहे हैं। और एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया जिंक के साथ कराएंगे तो क्या बनेगा, डाई एथिल जिंक। क्या बनेगा, डाई एथिल जिंक, यानी कि CH3CH2Zn CH2CH3 प्लस Zn। ये जो कंपाउंड बना इसको हम बोलते हैं डाई एथिल जिंक। एथिल दो बार है दोनों तरफ और इसलिए इसका नाम हो गया डाई एथिल जिंक। तो इस तरह से जिंक के साथ जब इसकी क्रिया होती है, एल्किल हैलाइड होती, तो डाई एथिल जिंक हमको प्राप्त होता है। तीसरी इसकी जो अभिक्रिया हमको पढ़नी है वो है मैग्नीशियम के साथ। अगली जो है मैग्नीशियम के साथ चौथी अभिक्रिया हो जाएगी ये कि किसी एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया अगर मैग्नीशियम के साथ होती है तो ये बन जाता है RMgX। इनको बोलते हैं ग्रिनियर अभिकर्मक। और ये ग्रिनियर अभिकर्मक बहुत ही रिएक्टिव होते हैं और कई सारे नई कंपाउंड या नई अभिक्रियाएं इन ग्रिनियर अभिकर्मकों की सहायता से कराई जा सकती हैं, इसलिए केमिस्ट्री में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो एल्किल हैलाइड की मैग्नीशियम के साथ क्रिया करने पर हमको क्या मिलेंगे, ग्रिनियर रिएजेंट मिलते हैं। और धातुओं से रिलेटेड इसकी जो अंतिम रिएक्शन हमको पढ़नी है वो है लेड और सोडियम के मिश्र धातु के साथ अगर इसकी क्रिया कराई जाए, लेड और सोडियम से बने मिश्र धातु के साथ एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया कराई जाए तो उदाहरण हम ले रहे हैं वही एथिल ब्रोमाइड, और एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया हम करा रहे हैं लेड और सोडियम मिश्र धातु के साथ, तो टेट्रा एथिल लेड बनता है CH3CH2 4Pb। इसको बोलते हैं टेट्रा एथिल लेड प्लस क्या बनेगा, और तो 28Pb प्लस 4Na सोडियम ब्रोमाइड के 4 अणु प्राप्त होंगे। इसको बोलते हैं टेट्रा एथिल लेड। किसी जमाने में ये टेट्रा एथिल लेड जो है वो अपस्फोटन रोकने के लिए पेट्रोल में मिलाया जाता था। बाद में इसमें संशोधन हुआ क्योंकि जब वाहन चलते थे पेट्रोल जलता था तो उससे ये जो लेड है वो मुक्त होकर वायुमंडल में मिलता था और वायुमंडल में प्रदूषण फैलाता था, जिसकी वजह से लोगों को कई प्रकार की हानियाँ होती थी, उनके श्वसन तंत्र पर इसका प्रभाव पड़ता था और इसलिए बाद में इस टेट्रा एथिल लेड को पेट्रोल में मिलाना बंद कर दिया। और अंतिम जो इसकी रिएक्शन हमको एल्किल हैलाइडों की पढ़नी है वो है इनका अपचय। कोई भी एल्किल हैलाइड जो है उस एल्किल हैलाइड का अगर हम अपचयन करते हैं तो हमको एल्केन प्राप्त होती है
अपचयन के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो अपचयन के लिए हम उन पदार्थों का चयन कर सकते हैं जिनसे नवजात हाइड्रोजन बनती है या जो हाइड्रोजन को मुक्त करते हैं, जो हाइड्रोजन रिच है, जैसे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में भी ये अभिक्रिया हो सकती है, Zn और HCl की उपस्थिति में भी हो सकती है, Sn और HCl की उपस्थिति में भी हो सकती है, सोडियम और अल्कोहल की उपस्थिति में भी ये अभिक्रिया हो सकती है, और लाल फास्फोरस प्लस HI की उपस्थिति में भी ये अभिक्रिया हो सकती है। इन सब की प्रेजेंस में हमको जो नवजात हाइड्रोजन मिलेगी वो हाइड्रोजन क्या करेगी, इसका अपचयन कर देगी, और अपचयन करने के साथ इस एल्किल समूह में जो हाइड्रोजन कम है वो हाइड्रोजन जुड़ जाएगा और यहाँ बन जाएगा हैलोजन अम्ल। इस तरह से हमको क्या मिलेगी, एल्केन मिलेगी। तो यहाँ भी हमको एल्केन मिल रही है, और एक एल्केन हमको पहले भी मिली थी, किसमें, वुड्स अभिक्रिया में। दोनों में अंतर क्या है, यहाँ जो एल्केन मिलेगी उसमें कार्बन परमाणु की संख्या उतनी ही है जितनी की एल्किल हैलाइड में थी, परंतु अगर हम वुड्स अभिक्रिया कराते हैं तो वुड्स अभिक्रिया में हमने क्या देखा था, कार्बन परमाणुओं की संख्या क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। दोनों एल्किल समूह जुड़ते हैं और दो एल्किल समूह जुड़ जाते हैं, इसलिए कार्बन परमाणुओं की संख्या क्या होती है, बढ़ जाती है, और इसलिए हमने इसको क्या बोला था, हमको कैसे एल्केन प्राप्त होते हैं, उच्च एल्केन प्राप्त होते हैं। तो वुड्स अभिक्रिया में और अपचयन रिएक्शन में ये अंतर है। तो इस तरह से आज हमने एल्किल हैलाइड के जो रासायनिक गुण हैं उन सबको पूरा कर लिया। जितना आपके कोर्स में है उसमें से अधिकांश भाग हमने यहाँ पूरा कर लिया। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन हमने पहले ही पढ़ लिया था, इससे पहले वाले वीडियो में। विलोपन अभिक्रिया, धातुओं के साथ अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया हमने आज पूरी कर ली। और इसमें भी अगर आज हमने जो पढ़ा उसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है वो अगर पूछा जाए तो विलोपन अभिक्रिया, जिसमें से प्रश्न बनता है सेटजेट के नियम का, सेटजेट का नियम क्या है ये बन सकता है, या आपको ये पूछा जा सकता है कि ब्रोमोब्यूटेन की अभिक्रिया करवाई जा रही है तो निम्न में से कौन सा कंपाउंड अधिक मात्रा में मिलेगा और क्यों, ऐसा पूछा जा सकता है। या बीटा विलोपन किसे कहते हैं, विहाइड्रोहेलोजनीकरण क्या होता है, या सीधा आपसे पूछा जा सकता है कि एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया अल्कोहलिक KOH के साथ कराते हैं तो क्या होता है। तो ये बीटा विलोपन बहुत इंपॉर्टेंट है। और धातुओं के साथ हमने जो अभिक्रियाएं पढ़ी उनमें से ये वुड्स रिएक्शन जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोनों ही चीज़ों से प्रश्न आने की संभावना बनती है आपके RBSc में। तो मैं ये विश्वास रखता हूँ कि इतना देखने के बाद, इतना पढ़ने के बाद अगर इन दोनों से रिलेटेड कोई प्रश्न आएगा तो आप निश्चित रूप से उसको पूरा सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।